3 जून की रात यौन उत्पीड़न के खिलाफ आंदोलनरत खिलाड़ियों की गृह मंत्री अमित शाह से हुई मुलाकात के बाद गोदी मीडिया ने खिलाड़ियों के डर जाने, आंदोलन के बिखर जाने और साक्षी मलिक और नाबालिग बच्ची के आरोपों से मुकर जाने की जो झूठी खबरें उड़ाईं और बिना किसी लाज शर्म को धड़ाधड़ चलाईं, उनका गुब्बारा तो दोपहर होने से पहले ही पिचक गया। जिन आंदोलनकारी कुश्ती खिलाड़ियों का नाम लेकर इन खबरों को फैलाया जा रहा था, उन्होंने एक एक करके न केवल इन प्रायोजित खबरों का खंडन किया, बल्कि इस तरह के मीडिया की भी कसकर खबर ली। साक्षी मलिक ने कहा कि ये खबर बिल्कुल गलत है। इंसाफ की लड़ाई में ना हम में से कोई पीछे हटा है, ना हटेगा। सत्याग्रह के साथ साथ रेलवे अपनी जिम्मेदारी को साथ निभा रही है। इंसाफ मिलने तक हमारी लड़ाई जारी है। कृपया कोई गलत खबर न चलाई जाए। उन्होंने कहा कि हमने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। यह एक सामान्य बातचीत थी। हमारी केवल एक ही मांग है और वह है ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार करना। मैं विरोध प्रदर्शन से पीछे नहीं हटी हूँ। मैंने रेलवे में ओएसडी के रूप में मैंने अपना काम फिर से शुरू कर दिया है। मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम विरोध करते रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी महिला खिलाड़ी विनेश फोगाट ने तो और भी कड़े शब्दों में अपनी गुस्सा जताई। सोशल मीडिया और मीडिया में चल रही कई अफवाहों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए विनेश ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि महिला पहलवान किस ट्रॉमा से गुजर रही हैं, इस बात का एहसास भी है फर्जी खबर फैलाने वालों को। कमज़ोर हम नहीं हैं, कमज़ोर मीडिया की टांगें हैं जो किसी गुंडे के हंटर के आगे कांपने लगती हैं। महिला पहलवान नहीं, किसी गुंडे से नहीं डरती। इसी तरह का वक्तव्य बजरंग पूनिया का भी आया, जिसमें उन्होंने कहा कि इंसाफ की लड़ाई जारी रहेगी। कुल मिलाकर यह कि अमित शाह से मुलाकात के बाद जो देर रात तक उनके सरकारी आवास में चली और जिसमें उनके अलावा कई कोच भी शामिल थे, के बाद खिलाड़ियों का हौसला कायम है। सरकार का हौसला जरूर कमजोर होता दिख रहा है। प्रधानमंत्री के बाद जहाँ गिनती समाप्त हो जाती है, सरकार में उस दूसरे नंबर पर विराजे अमित शाह की मुलाकात और उसके बाद लंबे समय से मुंह में दही जमाए बैठे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का इस मुद्दे पर बयान आया। मोदी सरकार के दिल के अचानक पसीज जाने का नहीं, इस जघन्य मामले में अब तक निभाई गई भूमिका के गंभीर परिणामों की आशंका से उपचा भय और घबराहट है। इस तरह के संकेत 3 दिन पहले यौन दुराचारी ब्रजभूषण शरण सिंह द्वारा अपने समर्थन में 5 जून को अयोध्या में बुलाई जाने वाली कथित 11 लाख साधुओं की अनुमति न दिए जाने के जिला प्रशासन के कथित फैसले से मिलने लगे थे कि सारे दांवपेच असफल हो जाने के बाद अब मोदी सरकार अपनी फजीहत और देश दुनिया में हो रही थू से पल्ला झाड़ने के लिए किसी पतली गली की तलाश में है। वरना यही अमित शाह मई जून की तपती दोपहरी में जंतर मंतर पर खिलाड़ियों के बैठने, 28 मई को उन्हें खींचने और घसीटने के समय भी गृह मंत्री थे। उन्हें तब तरस नहीं आया और अब पैदा हुई करुणा भी अचानक नहीं पैदा हो गई होगी। 2 जून के इंडियन एक्सप्रेस में छपी इन महिला खिलाड़ियों की एफआईआर ने पूरे देश को स्तंभित और विचलित करके रख दिया था। नाबालिग कुश्ती खिलाड़ी सहित 7 महिला खिलाड़ियों ने ब्रजभूषण शरण सिंह द्वारा अपने साथ किए गए यौन दुराचरण की घटनाओं का जो ब्यौरा दिया था, वह किसी भी सभ्य समाज के किसी भी मनुष्य नाम के प्राणी को शर्मसार करने वाला था। इस एफआईआर में दर्ज पीड़िता का यह कथन है कि उसने खुद तभी प्रधानमंत्री मोदी से निजी मुलाकात कर उनको ब्रजभूषण सिंह के इस अपराध की जानकारी दी थी और बाद में इस शिकायत की जानकारी अपराधी तक भी पहुंच गई थी। भाजपा के शीर्षस्थ नेताओं की बची खुची कलाई भी उतारने वाला था। इस बीच 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जिनसे अब तक इस जायज आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन बताने वाला कुहासा और तातार हुआ। पहला था 1983 का विश्व कप जीतने वाली कपिल देव, सुनील गावस्कर, मदन लाल और चेतन शर्मा वाली क्रिकेट टीम का सामूहिक बयान जारी कर खिलाड़ियों के समर्थन में खुलेआम आना। 1983 विश्व कप विजेता टीम ने जारी संयुक्त बयान में कहा कि हम चैंपियन पहलवानों के साथ बदसलूकी की तस्वीरें देखकर काफ़ी व्यथित हैं। हमें इसकी काफ़ी चिंता है कि वे मेहनत से जीते गए पदकों को गंगा में बहाने की सोच रहे हैं। इन मेडलों के पीछे बरसों के प्रयास, बलिदान, समर्पण और मेहनत शामिल है। वे उनका ही नहीं बल्कि देश का गौरव है। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि इस मामले में आनंद फानन में फैसला नहीं लें और साथ ही हम यह भी उम्मीद करते हैं कि उनकी शिकायतें सुनी जाएंगी और उनका हल निकाला जाएगा। कानून को अपना काम करने दीजिए। खेल की दुनिया के इन सचमुच के नायकों के बयान की ऐसी नैतिक शक्ति थी जिसकी अनदेखी करना किसी तानाशाह के बूते में भी नहीं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ और विश्व कुश्ती संघ द्वारा भारत की महिला खिलाड़ियों के साथ पुलिसिया बर्ताव और सरकार की भूमिका की निंदा के साथ समुचित कार्रवाई न होने पर भारत की कुश्ती फेडरेशन को विश्व मुकाबलों में हिस्सा न लेने देने की चेतावनी से इसकी दुनिया भर में लानत मलानत कराने की भूमिका बना देना तीसरा महत्वपूर्ण घटना विकास था। जाहिर है ये वे लोग और ऐसे संस्थान हैं जिन्हें मोदी की भाजपा का पालित पोषित मीडिया और संघ की संस्कारित IT सेल अपनी लाख कोशिशों के बाद भी
नहीं निपट सकती थीं, उनका खोखला राष्ट्रवाद भी काम नहीं आ सकता था। यौन अपराधी ब्रजभूषण शरण सिंह की ढाल बना कवच बनी भाजपा और संघ की दुविधा उत्तरोत्तर बढ़ती ही जा रही थी। इन सब के साथ लेकिन इन सबसे भी खास बात यह थी कि इस सब के बावजूद इन खिलाड़ियों को निर्दयता के साथ डटे रहना। आंदोलन के दौरान उनके मनोबल को तोड़ने के लिए पूरे गिरोह द्वारा अभियान चलाने, भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह द्वारा मोदी, अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के संरक्षण का खुलेआम दावा करने, आंदोलनकारी खिलाड़ियों को कैकई और मंत्रा कहने सहित न जाने कितने कितने जहर उगलकर इनका मनोबल तोड़ने के शक्ति दाव चले गए। 28 मई को कैमरों के सामने इनकी हड्डी पसलियाँ तोड़ने के कुकर्म किए गए। दिल्ली पुलिस से यौनाचारी भाजपा सांसद को क्लीन चिट्स दिलवाई गई, कथित क्षत्रियों की पंचायतें करके धमकियाँ दिलवाई गई, मगर खिलाड़ी डटे रहे। सबसे पहले उनके समर्थन में किसान और उनका संयुक्त किसान मोर्चा अपनी पूरी ताकत के साथ सामने आया। उसके बाद महिला संगठन, छात्र व खिलाड़ी, कलाकार और श्रमिक संगठनों की कतारें आ खड़ी हुई। ताज़े समय में यह अभूतपूर्व लामबंदी थी। समर्थन की व्यापकता के आयाम के मामले में इसका फर्क और समावेशिता हाल के दौर की सबसे बड़ी कार्रवाई 13 महीने के किसान आंदोलन से भी कहीं ज़्यादा और असरकारक थी। किसान आंदोलन की तरह एक बार और हठी और अहंकारी के गुरु को तोड़ने वाला संघर्ष और लगभग पूरी भारतीय जनता की एकता थी, जिसने अमित शाह को आधी रात में इन खिलाड़ियों से मिलने के लिए मजबूर किया। जैसा कि पहली बार ही नहीं बल्कि कई बार पहले भी लिखा और कहा जा चुका है, मौजूदा सरकार इस देश की पहली ऐसी सरकार है जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जिसकी कथनी और करनी में कोई मेल नहीं है। दूसरों की तो छोड़िए, खुद इनके अपने कुनबे के लोग इनके कहे पर यकीन नहीं करते। ठीक यही वजह है कि अमित शाह की मुलाकात के बाद दोनों तरह के अनुमान और कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसा होना निराधार भी नहीं है। अमित शाह, जिन्हें उनके चाटुकारों की जमात चाणक्य की उपाधि देकर अक्सर असली चाणक्य की हतक इज्जती करती है, ऐसी कथित उच्च स्तरीय मीटिंगें करना, अपने श्रगाल वृंद से समाधान निकल जाने का शोर मचवाने और उसके बाद कुछ दिन भूल जाने के मामले में कुख्यात है। किसान आंदोलन के दौरान में भी वे ऐसी ही चतुराई दिखा चुके हैं, जब ठीक इसी तरह, इसी जगह, इसी समय कुछ किसान नेताओं के साथ मुलाकात कर आंदोलन खत्म हो जाने का शोर मचवाया गया था। यह अलग बात है कि ज़मीन से जुड़े किसान इनकी रग-रग से वाकिफ थे और झांसे में नहीं आए, डटे रहे। हालांकि उसके बाद भी जो समझौता करने के लिए सरकार को मजबूर किया गया, उसे भी मानने की ईमानदारी नहीं दिखाई। इसी अदा का वो इन खिलाड़ियों के साथ आजमाना चाहते हैं और काट की हांडी को दोबारा चढ़ाना चाहते हैं। मगर असल में अब बात जहाँ तक पहुँच चुकी है, वे प्रचलित कहावत 100 जूते भी खाएंगे और 100 प्याज खाएंगे का पल है। और अब ये तय हो चुका है कि इस मामले में मोदी सरकार इस कहावत को अपने ऊपर अमल में लाने वाली है। सारी चतुराइयाँ दिखाने के बावजूद ब्रजभूषण शरण सिंह भी जाएंगे और चूक सुधारने की कितनी भी कोशिशें और हमदर्दी दिखाने, कितना भी दिखावा करने, 2024 के चुनाव में इसकी कीमत का चुकारा करते हुए यह सरकार भी जाएगी। लोक जतन के संपादक और अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त सचिव बादल सरोज का आलेख हस्तक्षेप.com पर। आशा है आपको ये आलेख पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।